ईरान तो ये दावा कर रहा है कि उसने 560 अमरीकी फौजी हलाक किए और अमरीकी बहरी बेड़े को निशाना बनाया, जबकि अमरीकी सेंट्रल कमांड इसकी तस्दीद तो कर रही है, साथ में ये भी कह रही है कि बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जिसका मतलब ये है कि नुकसान तो फिर हुआ है। क्या अमरीकी फौजियों का मारे जाना इस जंग को मजीद खतरनाक नहीं बना देगा? देखिए, खतरनाक तो बनाएगा, लेकिन जब आप जंग में जाते हैं, तो नुकसानात के लिए आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका के लिए जानी नुकसान जो है बहुत बड़ा है, क्योंकि इस वक़्त ये भी खबरें आ रही हैं कि इराक के अंदर जो अमरीकी बेस है, उस सबसे बड़ी जो अमरीकी बेस है, उसके ऊपर भी हमला हुआ है। इसके अलावा जो नेवल जो इनके एसेट्स हैं, उसके ऊपर भी हमला हुआ है। अगरचे वो हमला वो समझ रहे हैं कि वो इतना कामयाब नहीं हुआ, लेकिन जो इसमें मुश्किल की बात है, वो 2 हैं। एक तो ये कि ये जो बेड़ा है, इसके साथ डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। ये जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, इनको वापस असलहा लगाने के लिए वापस जो है किसी न किसी अमेरिकन बेस पे पहुँचना है। और अगर मशरिक़ वुस्ता की सारी बेसेस जो है उनकी पास नहीं है, यानी कि जबल अल अली भी और ओमान की क्या कहते हैं, बहरीन की बेस भी उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर इनको डीगो ग्राशिया जाना पड़ेगा। और डीगो ग्राशिया तकरीबन 3.5 दिन की मसाफ़त के ऊपर है, अगर वहाँ से वो रीइंफोर्स होते हैं। और अगर नहीं होते हैं तो फिर ज़ाहिर है जो भी इनके पास वेपन्स हैं, जो तकरीबन 96 होंगे, तो वो भी इम्पैक्ट करेंगे कि वो किस तरह अपनी जो है मैनूवर्स को आगे लेके जाते हैं। दूसरी जो इश्यू है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि जो अमेरिकन ये जो बैरी बेरा है, अब्राहम लिंकन, इसके बारे में ये कहा जाता है दफ़ाई एतबार से कि ये अनट्रेसेबल है। सो अगर यहाँ पर हमला होता है, छोटा-सा भी हमला है, तो इसका मतलब है कि वो ट्रेसेबल है। और अगर वो ट्रेसेबल है बैरी बेरा, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर और मिसाइल्स भी आ सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा फेलियर है दिफाई एतबार से। सो ये एक तरह से अमेरिका की जो डिफेंस लिमिट्स हैं, उनको भी स्ट्रेन कर रहा है। जो उनके इत्तेहादी हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी तो वो कह रहे हैं कि हम डिफेंसिव मेजर्स ले रहे हैं, लेकिन रियली ऑफेंसिव मेजर्स अब किसके खिलाफ लेंगे और किस जगह पे लेंगे? क्योंकि अगर सिर्फ मिसाइल्स पर बातचीत जाती है और ईरान के पास अगर हज़ारों मिसाइल्स मौजूद हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप तमाम हज़ारों मिसाइल्स को रोक सकें। राइट। और सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो कहना है कि 48 ईरानी रहनुमा ख़त्म कर दिए गए, क्या ईरान जैसे निज़ाम में जहां नज़रियाती मामलात के तहत लोग जुड़े हुए हैं, वहां लीडरशिप टारगेटिंग वाकई जंग का रुख बदल सकती है, या ईरान में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए, फ़र्क तो पड़ता है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपकी अगर लीडरशिप डिकैपिटेट होती है तो फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो आप कह रही हैं वो भी दुरुस्त है, क्योंकि ईरान जो है एक नज़रियाती मुल्क है, और ईरान लिबिया की तरह या इराक की तरह नहीं है कि वहाँ लीडरशिप के गिरने से पूरा मुल्क जो है कोलैप्स कर गया है। महज़ इस वक़्त जो हम जंग की बात कर रहे हैं, वो इस बात की वाज़ेह अक्कासी है कि जो मिलिट्री और जो डेलीगेशन है, वो हमें अभी तक पता नहीं है कि असल ताकत का मरकज़ किधर है, और अगर है और वो कितनी तनदही से आगे काम करे। इसका मतलब ये है कि जो वॉर प्लान्स थे, दोनों साइड्स जो है जंग की तैयारी कर रही थी। ये नहीं है कि सिर्फ अमेरिका जंग की तैयारी कर रहा था कि इज़राइल, लेकिन ईरान भी बड़ी तनदही से जो है जंग की तैयारी भी कर रहा था, और उसकी जो मिसाइल कैपेबिलिटी वो पहले से बेहतर है। इसके अलावा जो शाहिद उनके पास ड्रोन्स हैं, जो इस वक्त मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में लग रहे हैं, यूएई में, कतर में, कुवैत में, यूएई के एयरपोर्ट के ऊपर भी जैसे लगे हैं, ये इस बात की वजाहत है कि ये जो कामाकाजी ड्रोन्स हैं, इनको रोकना या इनसे संभलना जो है मुश्किल होगा। लाइक अगर ये सिर्फ 10,000 मतलब अगर 2,000 या 10,000 स्मॉल ड्रोन्स भी अगर चले जाते हैं, तो अमेरिकन बैरी बेड़ा जो है डूब सकता है। राइट। और आपके ख्याल में अमेरिका को इस बात का अंदाजा था कि वो रजीम चेंज के नाम पर जो करना चाह रहा है और जो समझ रहा था ईरान इंटरनल कोलैप्स की तरफ जाएगा, लेकिन क्या वो इस सोसाइटल रेजिलियंस को अंडर एस्टिमेट कर बैठा है, या इस बार वाकई ये कोई अनएक्सपेक्टेड था? मेरे ख्याल से अंडर एस्टिमेट कर बैठा है, और इस बात के ऊपर भी कि तकरीबन 50 लाख से ज़ायद जो है पाकिस्तान हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन सारों को डिसबैंड करना इतना आसान नहीं होगा। और एक बात जो ये भूल गए वो ये कि ईरान ने तकरीबन 10 साल ईरान इराक की जंग लड़ी, तो इसका मतलब है ये एक ऐसा मुल्क है जिसके पास वॉर रेजिलियंस है, और वॉर रेजिलियंस बहुत अरसे तक है। अगरचे इराक ने भी ये किया था, लेकिन इराक को बड़ी हद तक मावनत हासिल थी अमेरिका की, बाकी एलाइज की, जबकि ईरान को इसके मद्दे मुकाबिल नहीं थी। और ईरान की जो सिस्टम्स हैं, उन्होंने बहुत वो रोबस्ट हो गए हैं। और उसके अलावा जो सैंक्शंस लगती रही हैं ईरान के ऊपर, बिलखसूस अमेरिका की तरफ से इनफरादी जो सैंक्शंस लगी हैं, तकरीबन 19,000 से ज़ायद सैंक्शंस उनको लगी हैं, तो उससे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है।
राइट डॉक्टर साहबा, अभी अली खामनेई के बाद जिन 5 अफराद को अगला सुप्रीम लीडर बनाए जाने का इम्कान है, उसमें मुज्तबा खामनेई हैं, अली लारिजानी हैं, आयतुल्ला अली इराफी वगैरह शामिल हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो खामनेई साहब से ज़्यादा हार्ड लाइनर हैं। तो क्या हम ये समझें कि अब ये जंग बाकायदा जब तक किसी नतीजा खेज हालात की जानिब नहीं पहुँचती, उसके रुकने के कोई आसार नहीं है? देखिए, 2 ही सूरतें हैं, या तो ये जंग किसी जगह पे पहुँचेगी या नेगोशिएशंस के लिए बातचीत होगी। क्योंकि जब तक ये होती नहीं है, तब तक ये मुमकिन नहीं है कि आप जंग का रुख रोक सकें। ठीक। और अबनाए हर्म्स की बंदिश आलमी मईशत के लिए कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक हथियार है, क्योंकि इफ हर्म्स रिमेन्स क्लोज्ड फॉर वीक्स, व्हाट हैपेंस टू ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी? क्या यूरोप समेत खलीजी ममालिक का अमेरिका पर दबाव आ सकता है कि अमेरिका इसराइल बैकफुट पर जाए? देखिए, बहुत ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो कुछ इस तरह हैं। चीन के पास 13% जो है उनका जो तेल है वो ईरान से आता है, और तकरीबन 60% उनकी जो तेल की ज़रूरत है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पूरी होती है। जापान की तकरीबन 90%, इसी तरह जो हिंदुस्तान है उसकी तकरीबन 60%, और पाकिस्तान की भी तकरीबन 90%। लेकिन अगर जो हम ईरान के बिल्कुल साथ हैं ज़मीनी तौर पे, तो हमारे पे इम्प्लिकेशन डिफरेंट तरीके से है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी इम्प्लिकेशन आती है ईरान के तेल बंद करने या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के तेल बंद करने पे, वो आती है सऊदी अरेबिया की। क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है दुनिया में जो तेल दे रहा है वो तकरीबन 70 से 80% जो है तेल की जो डिमांड है वो पूरी करता है इस एरिया में। जी। लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से वो दुबई की पोर्ट के थ्रू ये भेजता है। सो अगर यहाँ से बंद होती है तो इसका मतलब ये है कि मेजर डिस्ट्रप्शन होंगी ऑयल सप्लाई रूट्स के अंदर, और इसके अलावा ऑयल प्राइसेस के अंदर भी मेजर इम्पैक्ट आएगा। हाँ, इसका एक फ़ायदा जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने का वो अमेरिका को होगा, क्योंकि ज़ाहिर है जो ऑयल है, ऑयल की जो खरीद और फरोख्त है वो डॉलर के साथ मुंसलिक है। सो अगर आपके पास इतना प्रेशर आता है तो ज़ाहिर है इसका जो डायरेक्ट फ़ायदा है वो अमेरिका को होगा, क्योंकि अमेरिका को सिर्फ 2.4% यहाँ से तेल जाता है, बाकी सारी दुनिया को तेल जाता है। लेकिन इसका जो फ्लिप साइड है वो ये है कि बाकी सारी दुनिया जो है ज़ाहिर है इस पे बहुत ज़्यादा अमेरिका पे प्रेशर डालेगी, इसराइल पे प्रेशर डालेगी कि वो या तो जंग बंद करें या किसी हल की तरफ जाएं। और आपको लगता है कि इस सब में नेटो या अमेरिका बराह रास्त नेवल इंटरवेंशन करेगा? देखिए, सी वॉर तो हो चुकी है, मतलब शुरुआत तो हो चुकी है इसमें। अब मसला दरअसल ये है कि सिर्फ 33 किलोमीटर का इलाका है जो बिल्कुल ईरान, यूएई के इनके सामने से गुजरता है। 33 किलोमीटर का मतलब ये है कि ये इतनी तंग जगह है कि अगर आप यहाँ पे किसी भी किस्म की जंग करेंगे समुद्री, तो सारी दुनिया की तिजारत, सारी दुनिया की जो तेल की तिजारत, आम तिजारत, सब कुछ रुक सकता है। और ये जहाज़ मतलब गुम नहीं हो जाते अगर मतलब यहाँ इस किस्म की जंग हो, तो इसका जो इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ये कोई इतने छोटे नहीं हैं। और फिर इस लॉ ऑफ द सी के मुताबिक लायबिलिटीज़ भी हैं और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। और एक्सेस टू ग्लोबल कॉमन्स की जब बात आएगी तो फिर रूस भी आएगा, चीन भी आएगा, और ये बड़ी जल्दी से जो है ये एरिया जो है स्केल आउट हो सकता है। इस वक़्त जो असल ख़तरा है वो यही है कि अगर अमेरिका जो है इसको मतलब बेहतर करने के लिए या इस जंग में सबकत हासिल करने के लिए कहीं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स या जो इज़राइल है वो थर्मो वेपन्स इस्तेमाल ना करे, बिकॉज़ उसके अंदर अगर वो करते हैं थर्मो फ्यूजन वेपन्स इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके लिए चैलेंजेस हो सकते हैं ईरान के लिए। लेकिन बहरहाल ये हकीकतें हैं जिसके तहत ये जंग लड़ी जा रही है।